हेलो नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है, नमस्कार है, अभिनंदन है, आभार है आप सभी का लेसलन पर। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो गई है। हम क्लास ले रहे हैं आपकी। मैथ की क्लास आपकी चल रही है, एक सीरीज सी चल रही है। और जो मैंने कहा था कि पेपर 1 पेपर 2 में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को अपन देख रहे हैं। अगली जो क्लास होगी उसको अपन मैराथन रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे आपके। पेपर 1 पेपर 2 की अलग अलग रहेगी। पेपर 1 का अलग से प्रॉपर एक मैराथन रहेगी और पेपर 2 की अलग से प्रॉपर एक मैराथन रहेगी। गुड इवनिंग पहले तो सभी को। सभी का स्वागत है, सभी का आभार है जो बच्चे इस सेशन से जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेसलैंड पर। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट हो गई है क्लास आपकी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। तो हम उन प्रश्नों को देख रहे हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बोला था आपको। जो लास्ट क्लास आपकी हुई है, अगर आप उसके प्रश्नों को कर लोगे तो आप ये मान के चलिए 2 सवाल वहां से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आज की क्लास में से भी लगभग 2 सवाल आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप पेपर्स को ढंग से देख पा रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करिए। बहुत ज़रूरी है उनको सॉल्व करना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ नहीं तो 2018 से या 2019 जुलाई से लेके अगस्त 2023 तक के सारे जितने भी आपके पेपर्स हैं सारे के सारे सवालों को सॉल्व करिए। पेपर 1 है तो आप अपने पेपर 1 के सब्जेक्ट करिए। पेपर 2 है या कॉम्बो है तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। वो बहुत ज़रूरी है, उसको करना अनिवार्य है। ठीक है। वैसे तो टीचर्स आपको करा ही रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रहे हैं, आप लोग खुद भी कर रहे हो। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ ये बात कि जब ये जो एग्ज़ाम हुआ, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ 2021-22 और 22-23 में। 2021-22 और 22-23 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उस ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को जो हमने देखा तो वहाँ पर हम ये नहीं कह पाए कि पेपर 1 में कैसे सवाल आ रहे हैं, पेपर 2 में कैसे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सवाल ना इर्द गिर्द थे, एक जैसे सवाल थे, सेम टॉपिक के सवाल पेपर 1 में भी पूछे जाने लग रहे थे और पेपर 2 में भी पूछे जाने लग रहे थे। ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सवाल की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। आयलर फॉर्मूला पे सवाल है, 100%, 100% गारंटी है आपके पेपर में आएगा ही आएगा। पेपर 2 में तो आना ही आना है, 100% आना है, और पेपर 1 में भी इस पर सवाल आ जाता है। पिछले 2 पेपरों से तो हम देख रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से तो पेपर 1 में ये सवाल पूछा जाने लग रहा है और बिल्कुल पेपर 1 में भी आ सकता है। पेपर 2 में तो श्योर है, 100% आएगा ये सवाल। अब देखिए इस प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। इफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगन आर जॉइंट टू अ पॉइंट डब्ल्यू, मतलब एक पॉलीगन है जिसकी जितनी भी वर्टेसेस हैं वो एक डब्ल्यू पर जाके ज्वाइन कर रही हैं, वहां जाके एक मिल रही हैं। ठीक है। विच इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द पॉलीगन, जो कि पॉलीगन की प्लेन पर नहीं है, इसका मतलब पॉलीगन से अलग है। द रिजल्टिंग शेप ऑब्टेन्ड विल दैट ऑफ अ, कि यदि किसी बहुभुज की सभी शीर्षों को एक ऐसे बिंदु पर मिलाया जाता है जो उस बहुभुज के समतल तल पर नहीं है तो परिणामी प्राप्त आकार क्या होगा, या होगा एक। ये रहा आपके सामने, बताइए, बोलिए। आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर है सी ऑप्शन, पिरामिड। इसका आंसर क्या हो गया? पिरामिड हो गया। क्लियर है? अब पिरामिड और प्रिज्म में बेसिक अंतर आप समझिए। अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ऐसा एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के ये क्या है? वर्टाइसेस हो गए। ये देखो, ये शीर्ष हो गए, एक हो गया, ये दो हो गया, और ये तीन हो गया। अगर ये शीर्ष कहीं जाके मिल रहे हैं, जैसे यहां मिल गए, इस पॉइंट पर जाके मिल गए, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पिरामिड कहते हैं, और हिंदी में भी इसको पिरामिड ही कहा जाता है। क्लियर है? अब प्रिज्म क्या है? जैसा इसका बेस होगा वैसा ही इसका अपवर्ड या ऊपर वाला भी, जो ऊपर की तरफ दिखेगा वो भी ऐसा ही होगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका कहलाएगा प्रिज्म। तो ये क्या हो गया? ऐसा एक पिरामिड है जिसका बेस क्या है? एक ट्राइंगल है। और एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस और ऊपर का हिस्सा दोनों ही क्या है? ट्राइंगल हैं। क्लियर है? तो ये प्रिज्म होता है और ये पिरामिड होता है, दोनों में बेसिक अंतर आपको समझना पड़ेगा। आंसर क्या है इस सवाल का? सी आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को करिए। आसान सवाल है, आपको आसानी लगेंगे। टिपिकल सवाल नहीं है, ऐसे सवाल नहीं है जिनको आप सॉल्व ना कर पाओ।
ठीक है, इन सवालों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इन्हें सॉल्व ना कर पाए, 100% आप इनको सॉल्व करेंगे और सही उत्तर तक पहुंचेंगे। अब देखो, वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? हाउ मैनी वर्टाइसेस डज अ पिरामिड विथ स्क्वायर बेस? अगर एक स्क्वायर बेस, मैंने बोल दिया ये है एक स्क्वायर, या इस तरह से ना बना के इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये एक स्क्वायर बेस। अब ये क्या हो गया, ये तो स्क्वायर हो गया इसका बेस, और ये ऊपर जाके क्या हो रहा है, पिरामिड बन गया। ये लो, ये स्क्वायर बेस एक पिरामिड आपके सामने बन चुका है। अब आप बताइए, वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस बात को समझना कि ये है क्या चल। अगर हम बात करें शीर्ष की, तो वो होते हैं इसके वर्टाइसेस, जिसको हम हिंदी में शीर्ष कहते हैं। और इसे पहचानेंगे कैसे? मैंने इसे वी से डिनोट कर दिया। तो ये देखो, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो इसके कितने शीर्ष हो गए, वर्टाइसेस कितने हो गए? आप बोलोगे सर इसको वर्टाइसेस को 5 वर्टाइसेस हो गए। अब एक होता है जिसे अपन बोलते हैं फेसेस, जिसको हिंदी में फलक कहते हैं। तो अगर हम फलक की बात करें, फेस की बात करें, जैसे हम एफ से डिनोट करते हैं, तो फेस क्या होंगे इसके? आप बोलोगे सर इसकी 4 भुजाएं हैं, इसका मतलब 4 भुजाएं हैं तो 4 फेस तो ये हो गए। और दूसरा अगर हम इसे नीचे से देखेंगे तो एक इसका ये वाला भी फेस होगा। तो कुल मिला के फेस क्या हो गए, 5 हो गए। तीसरी टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज होती है, वो होती है एजेस। अब ये एजेस क्या है? जिसको हम बोलते हैं किनारे। एजेस होती हैं आपकी, जिसको ई से डिनोट करते हैं। एजेस वो हैं जो आपके दो शीर्षों को जोड़ रही हैं। आप बोलोगे सर एजेस एक तो ये हो गई, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, 4 ये हो गई। और ऊपर जब बिंदु पे जाके मिल रही हैं इस शीर्ष पे, तो 4 ये हो गई। तो कुल मिला के एजेस कितनी हो गई, 8 हो गई। अब यहाँ पे आपके एक मैथमेटिशियन हैं, उन मैथमेटिशियन ने क्या किया है? उस मैथमेटिशियन ने एक फॉर्मूला दिया है जो है आयलर फॉर्मूला। और आयलर फॉर्मूला आपको बताता है आयलर्स फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हम एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, बस भाई इस फॉर्मूले को याद रखना। क्योंकि जो हमने यहाँ पर क्या किया, जो हमने यहाँ पर माना है, या जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, हमने क्या फाइंड किया है? v इज इक्वल टू कितना, f इज इक्वल टू कितना, e इज इक्वल टू कितना। और अगर हम उसको यहाँ पर रख देंगे, f की जगह वैल्यू रखेंगे 5, v की जगह वैल्यू रख देंगे 5, और e की जगह रखेंगे 8, तो दोनों तरफ ये सेटिस्फाई होना चाहिए। 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10, 8 और 2 10। इसका मतलब ये हमारी सही वैल्यू हमने निकाल दी। अब यहां से हमसे कुछ भी पूछा जाना सकता था, आपसे एजेस पूछ लेता, फेसेस पूछ लेता, वर्टाइसेस पूछ लेता, ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ लेता, आपको बताना था। तो आप बताओ, वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं? तो आंसर क्या हो गया, 5 होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डन है भाई, बोलो भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ऐसा प्रश्न आपके कई सालों से पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है, कई वर्षों से पूछा जा रहा है। 2014 का अगर पेपर देखोगे तब भी देखने को मिला, 15 में देखने को मिला, फिर आपको ये 19 में देखने को मिला, उसके बाद ये अब देखने को मिला। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा ही रहा है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वी एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू आएगी फेस की, वर्टाइसिस की और एजेस की, उसको यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ जो सम आएगा वही सम यहाँ आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, ई प्लस टू। ठीक है, क्लियर है? क्या आंसर होगा भाई सवाल का? किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, तो बहुफलक के किनारों की संख्या क्या है? आपको पता है एफ प्लस बी, फलक कितने हैं 7, शीर्ष कितने हैं 10, तो किनारे कितने होंगे? तो बस भाई ई प्लस टू, इन दोनों को मिलाया तो 17 हो गया। इसका मतलब ई कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 होगा। आंसर आ गया 15, ए ऑप्शन है। देखो ये सवाल तो गलत होगा नहीं आपसे। अगर इस सवाल को भी आप गलत कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्वयं ईश्वर के अवतार हैं आप।
आप इस धरती पे आए हैं कल्याण करने के लिए किसी का, और आप कल्याण किसका करेंगे? जिसके करीब रहेंगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए, कम से कम इस तरह के सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए। आइए इस सवाल को देखते हैं। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार फलक होते हैं? हाउ मेनी ट्राइंगुलर फेसेस आर देयर इन द नेट ऑफ द ट्राइंगुलर पिरामिड? एक ट्राइंगुलर पिरामिड में कितने ट्राइंगल होंगे या कितने उसके फलक होंगे, फेस होंगे? अगर हमने अभी देखा ये है ट्राइंगुलर पिरामिड, इसे हम देख पा रहे हैं, ये है ट्राइंगुलर पिरामिड, तो इसके फेस कितने होंगे? आप बोलोगे सर एक तो इस भुजा पर दिखने वाला फेस, मतलब इस साइड दिखेगा, एक इस साइड दिखेगा इस वाली भुजा पर, एक इस साइड दिखेगा इस वाली भुजा पर, और एक इसके निचले हिस्से में भी दिखेगा। तो 4 फेस होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है? ये छोटी छोटी बातें तो बिल्कुल ही आपका क्लियर है, 1 नंबर तो पक्का है आपका यहाँ से। आइए इस सवाल को देखते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड पर ही सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या से एक त्रिभुजाकार पिरामिड के लिए सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर अ ट्रायंगुलर पिरामिड? ऑप्शन नंबर पहला, ट्रायंगुलर पिरामिड है 6 फेस, पहला ही सही नहीं है। जो पहला है वही सही नहीं है, 6 फेस कहां से आ गए? 4 फेस होते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्टाइसेस, ट्रायंगुलर पिरामिड की कितनी वर्टाइसेस होंगी? ये है आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। आप बताना जरा कितनी वर्टाइसेस होंगी? आप बोलोगे सर 4। फेस कितने होंगे? 4। और एजेस कितनी होंगी? 1 2 3, 1 2 3, एजेस होंगी 6। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है 4 वर्टाइस होंगे, बिल्कुल सही बात है। 6 एजेस होंगी, सही बात है। द सम ऑफ नंबर ऑफ फेसेस वर्टाइसेस एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड इज 14। अगर उसके फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या जोड़ दी जाए तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इन तीनों का सम भी 14 आ रहा है, तो ये भी सही है। और ट्रायंगुलर पिरामिड इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रन। इसको क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रन कहते हैं। ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रन के नाम से भी जाना जाता है। तो केवल और केवल कौन सा गलत है? ए ऑप्शन आपका गलत है। सिंपल है, आसान है, एकदम सिंपल है। आइए, ए पॉलीहेड्रन विथ 8 फेस एंड 12 वर्टाइसेस हैज एजेस। बताइए कितनी इसमें एजेस होंगी? 8 फलक और 12 शीर्षों वाले एक बहुफलक में कितने किनारे होते हैं? फिर वही फॉर्मूला है भाई, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। 12 शीर्ष हैं, फेस हैं 8, 8 12 20, तो ई की वैल्यू आएगी 18। सी ऑप्शन आपका सही। डन है। आइए इस सवाल को देखते हैं। इफ x y z are respectively the number of faces, vertices and edges of a pentagonal pyramid, then the value of x plus 3y minus 2z is। यदि x, y और z क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के पिरामिड पलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं, तो x प्लस 3y माइनस 2z का मान क्या है? इसका मतलब आपको समझना बस ये होगा कि यहाँ पे जो फेस है वही आपको दे रखा है x, जो आपको वर्टाइसेस हैं वो दे रखा है y के उसमें, और एजेस आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं z। इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। सवाल में आपको दिया है क्या? एक पेंटागोनल पिरामिड। तो बस एक पेंटागोनल पिरामिड बना लीजिए। ये बन गया एक पेंटागोनल पिरामिड। ये लो भाई, एक पेंटागोनल पिरामिड बन गया जिसका बेस पेंटागन है, 5 भुजाएं हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं फेस कितने होंगे, ये तो हो गए 5 और नीचे से एक देखा तो 6। 6 फेस होंगे, 6 वर्टाइसेस होंगे। एजेस कितने होंगे? 10 होंगे। लो भाई, एजेस हो गए 10। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वैल्यू पुट करनी है। एक्स, एक्स की जगह रखा 6, 3y, 3y की जगह रखा 18, और माइनस 2z की जगह रख दिया 20। 18 में से 20 चले गए, 2 बचे, 6 और 2 8। ए ऑप्शन आपका सही। सॉरी, ए क्यों होगा? -2 आएगा ना, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 4 ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका। डन है भाई, बोलो।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको देखिए। एक पॉलीहेड्रन है, नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीहेड्रन आर 5, 7, 15 और x, देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 6 इज इक्वल टू। ये सब आपके अभी के सवाल के, मतलब अभी पिछले 1 या 2 वर्षों में पूछे गए सवाल हैं पेपरों के। करो इस सवाल को, कोशिश करें। वैसे तो सॉल्व हो जाएगा, सवाल में कुछ है नहीं, वही फॉर्मूला है आपके सामने भाई, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर बताना है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। बताओ भाई, वैल्यू पुट करो। बी आंसर बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। आपके फेस कितने हैं? 7, एजेस कितनी है? 15, और वी की वैल्यू नहीं पता, इस जगह लिख दिया x। अब ये कितना हो गया टोटल? 17, तो x कितना होगा? 10। x की वैल्यू होगी 10, तो वैल्यू निकालनी है 3x प्लस 6 की, 30 और 6 36। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल को देखिए। ये सवाल क्या लिखा हुआ है, इफ यदि एफ वी और ई क्रमशः किसी वर्ग के आधार वाले, एक वर्ग आधार वाले एक पिरामिड के फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब यहां पे वही वाली बात हो गई, ये हो गया फेस, वर्टाइसेस और एजेस, इसको वो प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें बताना है 3v प्लस 2f माइनस ई। अब इस बार वर्ग आधार है, अभी अभी हमने निकाल लिया था। आपको वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, अगर आप थोड़ा भी समझ रहे हैं तो आपको फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप वैसे भी समझ जाएंगे। अगर आपने इसका फेस निकाला तो फेस आया 5, वर्टेक्स आ गए 5 और एजेस आ गए 8। वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 माइनस 8, 15 में 2 जुड़ गए, आंसर आ गया 17। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, इस सवाल को देखिए। ये तो वैसे ही सवाल है, स्क्वायर पिरामिड की बात हो रही है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अच्छा, पिछला भी 10 था, ये भी 10 है, इसे 11 कर लेना, ये 11 नंबर का सवाल है। पिछला भी 10 और ये भी 10, तो इसको 11 नंबर का सवाल कर देना। अब इस सवाल को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कैन फॉर्म अ पॉलीहेड्रन इफ द नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस रिस्पेक्टिवली। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक एक बहुफलक बना सकता है यदि त्रिक की पहली, दूसरी और तीसरी संख्या क्रमशः फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याएं हैं? अब आपने जैसे ही इस सवाल को देखा, इस सवाल को देखते वक्त आपको एक बात पता चल गई, वैसे तो इस सवाल में मिस्टेक है, और थोड़ी बहुत मिस्टेक नहीं है, भारी ब्लंडर हो रखा है भाई साहब। इस सवाल को जिस भी मास्टर ने बनाया एनसीईआरटी से तो उठाया, आपके सारे सवाल ही एनसीईआरटी के होते हैं, तो एनसीईआरटी से तो उसने ले लिया इस सवाल को, बट उसने कहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ वो थोड़ा सा ये ट्रिपलेट बोलना गलत भूल गए। ट्रिपलेट तो हो ही नहीं सकता, ट्रिपलेट नहीं होगा, ट्रिपलेट की यहाँ लिखना चाहिए नंबर्स। तो ये सवाल ठीक है, ट्रिपलेट लिखोगे तो ट्रिपलेट क्या होता है बताओ पहले तो। आपके पेपर में ट्रिपलेट पे सवाल आ जाते हैं। ट्रिपलेट का मतलब है वह 3 संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। सबसे छोटी ट्रिपलेट क्या है? 3, 4 और 5, यही हमने याद कर रखी है सबसे छोटी ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। अगर आप ट्रिपलेट का मल्टीपल करोगे तो वो भी ट्रिपलेट होगा। जैसे 3, 4, 5 को दुगना कर दो तो आप बोलोगे सर 6, 8, 10, वो भी एक ट्रिपलेट होगा। जैसे 5, 12, 13, ये भी एक ट्रिपलेट है। 6, 8, 10, ये भी एक ट्रिपलेट है। 7, 24, 25, ये भी एक ट्रिपलेट है। 8, 15, 17, ये भी एक ट्रिपलेट है। 9, 40, 41, ये भी एक ट्रिपलेट है। 10, 24, 26, ये भी एक ट्रिपलेट है। 11, 60, 61, ये भी एक ट्रिपलेट है ना। ये सभी क्या हैं? आपकी ट्रिपलेट्स हैं, इन्हें याद रखना है। आंसर इस सवाल का क्या है, क्योंकि आपके सामने फॉर्मूला होता है एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। अब आपके सामने ये दिया है एफ, ये दिया है वी, ये दिया है ई। बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है 14, और ई में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 14। बी ऑप्शन सही है।
यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट लिखा है वो ट्रिपलेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 6 8 12 ट्रिपलेट नहीं होता है। 6 8 12 ट्रिपलेट नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है भाई, है ना। चलो अगला सवाल देखिए, इस सवाल को कोशिश करिए सवाल को सॉल्व करने की। पहले तो सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक बहुफलक है ए के फलक शीर्ष और किनारों की संख्या, मतलब उसके फलक शीर्ष और किनारों की संख्या आपको दे रखी है। कोई पहला ए है, ए पॉलीहेड्रन, तो जिसमें दे दिया फलक है x, शीर्ष है 10 और किनारे हैं 15। ये लो भाई, ये हो गया ए आपका पॉलीहेड्रन। अब आते हैं दूसरे पॉलीहेड्रन पे, बी बहुफलक बी, जिसके फलक शीर्ष और किनारों की संख्या, फलक शीर्ष और किनारों की संख्या आपको कितनी दे रखी है, यहाँ दे रखा है 30, इस बार ये दे रखा है y और ये दे रखा है 12। ठीक है भाई, इस दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 32, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ भाई। आप बोलोगे सर 20 होनी चाहिए, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 17, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। अब आपको सवाल में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान बता दीजिए। x है 7, y है 20, दोनों को जोड़ दिया तो सी ऑप्शन 27। डन है भाई, चलो भाई सबका सही है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। पेंटागोनल बेस है एक पिरामिड की, उसका क्या बताना है। यदि एफ वी ई किसी पंचभुज आधार वाले पिरामिड के फलक शीर्ष और किनारों को संख्या को प्रदर्शित करते हैं तो आप बता दीजिए। अभी अपन को याद है, अगर पेंटागोनल है तो 5 और 1 6, तो फेस कितने हो गए 6, और एजे वो कितनी हो गई वर्टाइसेस, ये भी हो गई आपकी 6, और एजेस कितनी हो गई 10। बना लिया भाई अपन ने, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2v मतलब 6 दूनी 12, ये हो जाएगा -18 प्लस 10, इसमें से इसे माइनस किया -6 प्लस 10, आंसर आ गया 4। सवाल का उत्तर कितना है 4 है। सबका सही आ रहा है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़िए, अगले सवाल को देखते हैं। इस सवाल को देखिए, कोशिश करिए सवाल को सॉल्व करने की। बताइए, बोलिए भाई क्या होगा सवाल का उत्तर। यदि एफ वी और ई क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के प्रिज्म के फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। If F, V and E are respectively the number of faces, vertices and edges of a pentagonal prism, then which of the following statement is not true। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रिज्म की बात हो रही है। इसका मतलब इसका ऊपर का जो सरफेस होगा और नीचे का वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, ये बना दिया अपन ने। ये पेंटागोनल क्या हो गया, एक प्रिज्म हो गया। अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे वर्टाइसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और नीचे भी 5, 10 हो गए। फेस कितने होंगे बताओ, 5 तो इसकी साइड के हो गए, एक ऊपर का और एक नीचे का, 7 हो गए, और ये कुल मिला के 17 हो गए। 17 में से 2 गए तो एजेस कितने हैं 15 हैं। वैसे भी हम देख सकते हैं एजेस कैसे, 1 2 3 4 5, नीचे 5 ऊपर 5, और ये 1 2 3 4 5, कुल मिला के 15 हो गए। अब ये वैल्यू तो इसकी आ गई, अब वैल्यू आपकी यहां पर आपको रखनी है और ये देखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। आपको क्या देखना है यहाँ पे, कौन सा सत्य नहीं है, चेक कर लीजिए भाई। बताइए, बी ऑप्शन बोल रहे हैं बच्चे। चलो हम बी ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखते हैं। वी की जगह रखा हमने 10, ई की जगह रखा हमने +15, और एफ की जगह रखा -7। 25 में से 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा बताओ। 25 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 18 ही तो बचेगा मित्रों। तो बी तो सही है, बी कहाँ गलत है। बी कैसे निकाल दिया आपने, सी। चलो सी में वैल्यू पुट करके देखते हैं। वी की जगह रखेंगे 10 तो ये हो गया 20, एफ की जगह रखेंगे 7 और -E 15,
तो 27 में से 15 माइनस करेंगे तो 10 नहीं बचेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो करेक्ट नहीं है वो सी है, यहाँ वैल्यू पुट करने से 10 नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो आप इस सवाल की गलती कर रहे हो, कोई ए बता रहा है कोई बी बता रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? फेस कैसे काउंट करेंगे? ये प्रिज्म है तो इसका देखो, एक तो ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, दो तो फेस ये हो गए, और इसकी 5 भुजाएं हैं ना, आप फेस ऐसे समझिए ना। एक तो आपको ये फेस दिख रहा होगा इधर से, ये दिख रहा है ये वाला फेस, एक फेस ये दिख रहा है, एक इसके पीछे की तरफ दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा और एक इधर दिख रहा होगा, तो 5 तो फेस ये हो गए। एक हो गया ऊपर से और एक हो गया नीचे से, 7 फेस। आइए भाई इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या है? If F, V and E are respectively the number of faces, vertices and edges of a hexagonal pyramid, एक हेक्सागोनल पिरामिड है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? यदि एक षटभुजाकार आधार वाले पिरामिड के फलक, शीर्षों और किनारों की संख्याएं क्रमशः एफ, वी और ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे एफ, वी और ई की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें निकालना होगा ना भाई, हमको पता करना होगा कि यहाँ पर एफ, वी और ई की क्या वैल्यू आ रही है। तो हेक्सागोनल आपसे बोला गया है इस बार पिरामिड, पिरामिड मतलब ऊपर जाके क्या होगा, मिल जाएगा। मुझे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फिगर नहीं बनाता तो मैं फेस, देखो आप बोलोगे सर 6 तो उसकी साइड हैं, तो 6 फेस वो हो गए, और एक नीचे से देखा तो 7 फेस हो गए। वर्टाइसिस भी 7 हो जाएंगी, फेस और वर्टाइसिस पिरामिड में बराबर ही होती हैं। आप बताओ ना, जैसे 6 हो गया नीचे, तो 6 तो कोने हो गए इसके, और एक ऊपर 7, 7 और 7 14 में से 2 गए, तो एजेस कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 12। ये आपकी एजेस हो गई। क्लियर है? बस इस वैल्यू को पुट कर देना है यहां पर। तो बताओ भाई कौन सा सत्य है? इस बार पूछा है कौन सा सत्य है, पिछले में पूछा था कौन सा सत्य नहीं है। बी ऑप्शन, चलो बी में वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पर अगर एफ की वैल्यू पुट करेंगे 7 दूनी 14, प्लस वी की जगह रखा हमने 7, माइनस कर दिया 12, तो 7 दिया 21, 21 में से 12 माइनस किया 9 आ गया। बी ऑप्शन आपका सही है, यही सेटिस्फाई कर रहा है, बी ऑप्शन आपका ठीक है। यहाँ पे वर्टाइसिस 7 कैसे आ गई? भाई आप एक बात बताओ, खुद ही बताओ, एक नीचे हेक्सागन है, तो हेक्सागन के कितने कोने हो गए? 6 कोने, 1 2 3 4 ऐसे 6, तो भाई 6 कोनों की तो हो गए वर्टेक्स। जब ये सारे के सारे मिलके एक ऊपर जाके मिलेंगे तो एक ही हो गया 7। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, फिगर बना ही क्यों रहे हो? एग्जाम में भी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे पता कर सकते हो। फिगर बनाना पड़ेगा। ये एक हेक्सागन है, ये बन गया इसका पिरामिड, ये लो। अब फिगर बना के देखोगे तो भी एक ही बात है ना। चलो आइए सवाल को देखते हैं। अब आ गए हमारा सिमेट्री लाइंस के क्वेश्चन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री आपके पेपर में पूछी जानी है। अगर हम बात करें सिमेट्री लाइंस की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सिमेट्री का मतलब होता है सममिति। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है ये लीनियर रेखीय सिमेट्री, मतलब हम लाइन खींच कर भी इसको बता सकते हैं, और दूसरा होता है रोटेशन, मतलब घुर्मण, कि हम घुमा के भी बता सकते हैं। सिमेट्री लाइंस तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये पेपर है, इस पेपर को आप देख पा रहे हो, ये पेपर एक रेक्टेंगल शेप का है। अगर इस रेक्टेंगल शेप में एक सिमेट्री लाइन मुझे यहां से ड्रॉ करनी होगी, तो अगर मान लीजिए मैं इसको बीच में से ऐसे मोड़ देता हूं, देखो मैंने मोड़ दिया और ऐसे करके मैंने मोड़ दिया, तो ये एक इसके बीच में रेखा आ गई, दिख रही है? ये क्या है? एक वर्टिकल लाइन है जो इसको आइडेंटिकली बांट रही है, इधर और इधर हिस्से में बांट रही है, और इसको ऐसे अगर मैं एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप करूं तो ये प्रॉपर ओवरलैप भी हो जाती है। ठीक है भाई, अगर इंटरव्यू में कोई पूछ ले सिमेट्री तो उसको प्रॉपर आप बता सकते हो प्रॉप के माध्यम से। और वहां अगर इसको यहां से भी वर्टिकली भी करा जाए, जैसे ये तो क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई,
इधर से भी ये प्रॉपर ओवरलैप हो गई एक दूसरे पर, तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। लेकिन अगर मैं इसको डायगनली ऐसा करने की कोशिश भी करूंगा इधर से, तो आप बताओ क्या ये एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप होगी? नहीं होगी, तो डायगनली सिमेट्री नहीं बनेगी। यही आपको समझना है, यही आपको सीखना है, यही सिमेट्री लाइंस होती हैं। और रोटेशन की बात करें तो जैसे ये है आपके सामने पेज, अगर मैं इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दूं, तो क्या ये वैसा का वैसा ही दिख रहा है? आइडेंटिकल वैसा ही है क्या? नहीं। अब इसको दोबारा 90 डिग्री घुमाया तो ये कितना घूम गया? 180। 180 का मतलब होता है, अगर मैं उसको 180 डिग्री घुमा रहा हूं तो हम उसको हाफ टर्न कहते हैं, और अगर हम उसे पूरा घुमा देते हैं तो उसको फुल टर्न कहा जाता है 360 डिग्री पे। अब इस सवाल को आप देखिए, ये प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा गया। पिछले 2 वर्षों से पेपर 1 पेपर 2 में सिमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर 1 में भी आता है, देख लीजिएगा, और पेपर 2 में तो आना ही आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव एनी लाइन सिमेट्री? निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें कोई रेखीय सममिति नहीं है? अब आप बताइए, आपके सामने एक है बी, एक्स, एस और टी। अगर हम बी की बात करें तो बी में एक आप देख पाओगे कि सर जो बी लेटर है इसमें एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बन रही है, वो यहां से बन रही है, ये एक इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो रही है, ठीक है। अगर हम एक्स की बात करें तो यहां पे आपकी, अगर हम बोले हॉरिजॉन्टल, तो देखो हॉरिजॉन्टल सिमेट्री हो रही है, ये यहां से कट करेंगे तो दोनों आइडेंटिकल है और एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप भी हो जाएंगे। और अगर हम यहां से इस पे ऐसे ड्रॉ करें तो भी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ कितनी सिमेट्री लाइन दिख रही है? 2। यहाँ बी में कितनी दिख रही है? 1। अगर हम एस की बात करें, अगर हम एस की बात करें तो मुझे बताना यार, एस में कितनी सिमेट्री लाइन होगी? अगर हम एस की बात कर रहे हैं तो क्या हम एस को ऐसे वर्टिकली सिमेट्री से कट कर सकते हैं? नहीं। क्या इसको हॉरिजॉन्टल कट कर सकते हैं? अगर हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो क्या ये हो पा रहा है, ये एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप हो जाएगा क्या? आप बोलोगे सर हो जाएगा सर, ये आधा ऐसे यहाँ टिक जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, इसमें नहीं होगा, 0। टी को अगर अपन देखेंगे तो टी में हो रही है, टी में एक आएगी सिमेट्री लाइन जो कि आएगी आपकी वर्टिकल। डन है, तो टी में एक दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न अगला। इस प्रश्न को देखें। कुछ अंग्रेजी अक्षर सममिति संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अक्षर की संरचना में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्षों दोनों के प्रति रेखीय सममिति नहीं है? मतलब यहां पे कहा जा रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही सम्मति नहीं है उसमें। सम ऑफ द इंग्लिश लेटर डिपिक्ट सिमेट्रिकली स्ट्रक्चर्स, which one of the following structures of letter has not linear symmetry about both horizontal and vertical axis? मतलब उसमें दोनों ही नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। अब आपके सामने ये ऑप्शन ये रहे, कौन सा आंसर है? यू। क्या आंसर है? यू 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 यू, तुम। ठीक है भाई, यू से क्या याद आता है? कुछ याद नहीं आता। देखिए, अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात करें तो ये किस किस में होती है, कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री हमको देखने को मिलती है? वो है आपका एच, एच में देखने को मिलेगी, आई में देखने को मिलेगी, ओ में देखने को मिलेगी, एक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, HIOX। ठीक है, ये 4 ऐसे लेटर हैं, केवल ये 4 ही लेटर हैं जहां पर आपको 2 तरह की सिमेट्री देखने को मिलती हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इस 4 लेटर के अलावा कोई भी ऐसा लेटर नहीं है। और खासकर इस O की बात करें तो अगर हमसे बोला जाए कि वह O में कितनी सिमेट्री लाइंस होंगी, तो आप बोलोगे सर इसमें अनंत होंगी, इनफाइनाइट होंगी। अगर आपसे अंग्रेजी अक्षर किसकी बात की जाए, O की, कि ओ में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी, तो 2 तो होंगी ही होंगी, उसके अलावा और भी होंगी। इसको हम ऐसे 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 कैसे भी बोलेंगे, ये आइडेंटिकल ही कट होगा। सही बात है, एक गोला है उसको आइडेंटिकल आप कैसे कट करोगे? अनगिनत तरीकों से।
तो क्या है, केवल 4 ही लेटर हैं जिसमें 2 सिमेट्री लाइन देखने को मिलती हैं। इस सवाल का उत्तर था यू। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। निम्नलिखित अक्षरों में से किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममिति रेखाएं हैं? बोलो भाई। आपका आंसर है एक्स एच ओ। डन है, क्लियर है। वैसे भी अब आप समझ जाओगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये तो समझ आ ही रहा होगा कि किस में एक होती है, किस में दो होती हैं। दो तो आपको पता चल गया, केवल 4 लेटर हैं जिनमें दो होती हैं। डन है भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर है जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो कृपया करके इनको देख लीजिए। और 1 नंबर पक्का है इनमें, कहीं से तो कटेगा नहीं 1 नंबर। आसान है, बिल्कुल आसान है। बताओ। आप बोलोगे सर ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, क्यू में नहीं होगा, आर में नहीं होगा, पी में नहीं होगा। पी में कैसे करोगे, एक भी नहीं है पी में। ठीक है। बताइए। अक्षर वी एक्स एम एन टी में से किस में क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम सम्मत रेखाएं हैं? बोलिए। सबसे पहले लिखनी है न्यूनतम मतलब मिनिमम, और अधिकतम मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होंगी? 2 होंगी। और वो किस में है? मुझे पता है सर, वो एक्स में है। मैक्सिमम तो एक्स में है। अब आपको देखना है न्यूनतम किस में होगी। अगर मैं एम की बात करूं तो एम में सिमेट्री लाइन 1 होगी। टी की बात करूं तो टी में सिमेट्री लाइन 1 होगी। एन की बात करूं तो एन में सिमेट्री लाइन 1 भी नहीं होगी, 0। तो इसका मतलब 0 सिमेट्री लाइन किस में है? एन में। एन में 1 भी नहीं है, एक्स में 2 है। तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। एक आयत में कितनी सम्मत रेखाएं हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज और आर देयर इन रेक्टेंगल। तो अब भाई अब आ गए किस पे? फिगर के ऊपर आ गए। तो भाई फिगर भी आपको याद करने होंगे, इनको याद रखिएगा कृपया करके। ठीक है। अगर मैं आयत की बात करूं, इसको मैं लिख देता हूं। वैसे तो इस सवाल का उत्तर कितना है? 2। आयत में कितनी होती है? 2 होती है। स्क्वायर है जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, तो वर्ग में कितनी होती है? 4 सिमेट्री लाइन होती है। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में आयत कहते हैं, इसमें कितनी होती है? 2 सिमेट्री लाइन होती हैं। रोम्बस जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं, इसमें कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं? 2 होती हैं। अगर कोई पूछ ले कि कहाँ पर होती है, किधर होती है, तो रेक्टेंगल में एक तो होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर एक होगी वर्टिकल, एक होगी हॉरिजॉन्टल, और 2 इसकी डायगोनल पे होंगी। ऐसी इसमें 4 होगी। और अगर हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस में जो होती हैं वो उसके डायगोनल पे होती हैं। ठीक है। रोम्बस में इसके डायगोनल पे होंगी, वही आइडेंटिकल इसको तोड़ता है 2 भागों में। अगर हम बात करें पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो यहाँ पे कितनी होती हैं? 0, 0, अंडा। ठीक है। एक भी नहीं होती पैरेललोग्राम में। ना वर्टिकल होगी, ना हॉरिजॉन्टल होगी, ना ही इसकी डायगोनली एक भी नहीं होगी। अगर बात करें हम किसकी? ट्रपेजियम की। बात करें हम किसकी? ट्रपेजियम की। ट्रपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। ट्रपेजियम क्या होता है भाई? ट्रपेजियम आपका ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 उसकी साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं। वो आपका क्वाड्रिलेटरल ट्रपेजियम कहलाता है। ट्रपेजियम में कितनी होंगी? 0 होंगी, अंडा होंगी। लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन यहां ये है कि अगर ट्रपेजियम की ये जो 2 नॉन पैरेलल साइड बराबर होंगी, अगर ट्रपेजियम की नॉन पैरेलल साइड बराबर हुई तो इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, मतलब आइसोसेलेस ट्रपेजियम।
तो यहां पर एक सिमेट्री लाइन हो जाएगी, इसके अंदर एक सिमेट्री लाइन होगी। तो अगर एग्जाम में आ जाए ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी दो पैरेलल लाइन सेम है, बराबर है, नॉन पैरेलल लाइंस उसकी, तो आप क्या बोलोगे, इस तरीके से करोगे। अब बात करते हैं काइट की, इसे कहते हैं अपन काइट, पतंग। यहां पर कितनी सिमेट्री लाइन होती है, एक, ये सामने। तो याद रखिएगा इनको भाई, है ना। चलो भाई, विच ऑफ द फिगर हैव नो सिमेट्री लाइन, बताओ कौन से फिगर में एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती। अब बात कर रहे हैं किसकी, ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। यहां पे देखो पैरेललोग्राम, आप बोलोगे 0 होगी, काइट में 1 होगी, सर्कल में कितनी होंगी, इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, सर्कल में कितनी होंगी, अनंत होंगी, इनफाइनाइट होंगी। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी होंगी, 1 होंगी। तो मैं ट्राइंगल भी लिखा देता हूं। ये स्केलन ट्राइंगल है। अगर हम बात करें स्केलन ट्राइंगल की, जिसको हिंदी में विषम बाहु कहते हैं, तो विषम बाहु त्रिभुज में आपकी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होगी। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु, यहां पर क्या होता है, एक सिमेट्री लाइन होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सिमेट्री लाइन होती है। और अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इक्विलेटरल, जिसको क्या बोलते हैं, समबाहु, यहां पर कितनी होंगी, 3 होंगी, 3 सिमेट्री लाइंस होंगी। डन है भाई, क्लियर है। तो यहां पर कितनी होगी, पैरेललोग्राम में 0। आपसे पूछिए है ऐसे कौन सा है जिसमें एक भी सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लीनियर सिमेट्री किसमें नहीं है, पैरेललोग्राम में नहीं है। सर्कल में कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और अगर मैं आपसे बोलूं सेमी सर्कल, अगर हम आपसे बोल रहे हैं भाई सेमी सर्कल में कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर सेमी सर्कल में 1 होती है। अगर आपके पेपर में सवाल आया था 2018 में कि एंगल, कोण, कोण में कितनी सिमेट्री लाइन होंगी एंगल में, तो आप बोलोगे सर एंगल में 1 होगी। आपके पेपर में आया था पॉइंट, बिंदु, कि भाई बिंदु से कितनी लाइन बनेंगी, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट। डन है भाई, क्लियर है। तो कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखने होंगे, इन पे आपके सीधे सीधे प्रश्न आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिगर हैव द सेम नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्याएं समान होती हैं। पैरेललोग्राम और रोम्बस, काइट और पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल और रोम्बस। बताइए इसकी प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेना। पेपर 2 जो बच्चे पेपर 2 देने जा रहे हैं एग्जाम, वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ ले। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पे चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में प्रश्न पूछा गया है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पे पेपर 1 में भी प्रश्न पूछा गया है और पेपर 2 में भी पूछा गया है। चलो इस सवाल का उत्तर बताओ। आप बोलो सर रेक्टेंगल में 2 होती हैं, रोम्बस में 2 होती हैं, इक्वल इसी में होंगी। डी इस सवाल का उत्तर है। आइए, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ सर्कल, इनफाइनाइट। ठीक है, कथन क्या है, अभिकथन यह है कि एक अष्टभुज में 8 सममित रेखाएं होती हैं। एन ऑक्टागन हैज 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। और उसका रीजन क्या है, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पेपर में आ भी चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। इस लाइन को याद रखिएगा, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड होंगी उतनी ही इसकी सिमेट्री लाइंस होंगी। ठीक है, एक समबहुभुज में सममित रेखाएं की संख्या उसकी भुजाओं की संख्याओं के बराबर होती है। ये बिल्कुल सही है। तो ये उसका अभिकथन और उसका कारण दोनों ही सही हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो गया। डन है भाई। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगन, एक समबहुभुज, ऐसा बहुभुज, बहुभुज का तो मतलब पता चल रहा है बहुत सारी भुजाएं, ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो उसे रेगुलर कहेंगे, जिसकी समान ना हो वो इर्रेगुलर होगा। क्लियर है। तो 3 साइड का पॉलीगन कौन सा होता है, तभी
आप बोलोगे सर 3 साइड का पॉलीगन होता है ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और वो क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल। 4 साइड का क्या होगा? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। तो अपने पास कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों भुजाएं समान हैं? तो आप बोलोगे सर वो स्क्वायर होता है ना? बात समझ में आ रही है? इसीलिए यहाँ पे 3 3 आपको देखने को मिल रही है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है सिमेट्री लाइन? 3 होती है, ऐसे ही इसी तरीके से, है ना? ठीक है। Which of the following quadrilaterals have 4 line of symmetry and order of rotation symmetry? हाँ, अब आप समझिएगा, अगर रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है तो जितनी उसमें सिमेट्री लाइंस होंगी उतने ही उसके रोटेशन भी होंगे। जितनी उसकी सिमेट्री लाइंस होंगी उतने ही उसके रोटेशन भी होंगे। क्या आंसर है सवाल का? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एक पॉलीगन है, जितनी इसमें सिमेट्री लाइन होंगी उतने ही इसके रोटेशन होंगे। और रोटेशन सिमेट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, और वो आता है एंगल फाइंड करने का, कि जो फिगर है, जिस फिगर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है, और रोटेशन के बाद सिमेट्री मतलब आइडेंटिकल दिख रहा है। रोटेशन का मतलब होगा घूमना। अभी तो हमने समझाया आपको, फिर से समझाएं। ये एक रेक्टेंगल शेप है, इस रेक्टेंगल शेप को बना देते हैं हम क्या? ये लो, हम एक स्क्वायर बना देते हैं इसको, एक झटके में स्क्वायर बना देते हैं। लो, छोटे बच्चों की तरह समझाएंगे आपको, आपको भी पढ़ाना है बस। बहुत ही जल्द टीचर बनने वाले हो तुम, बस तुम भी पढ़ाओगे अभी बालकों को, तब पता चलेगा क्या होता है, बालक कितना परेशान करेंगे। अब ये एक स्क्वायर है आपके सामने दिख रहा है। अब इसको अगर मैं 90 डिग्री पे ऐसे करके घुमा दूं, ये देखो, क्या ये आइडेंटिकल दिख रहा है? 90 डिग्री। फिर ऐसे घुमाया तब भी ये दिखा 180 डिग्री, फिर घुमाया 90 डिग्री 270 डिग्री, फिर घुमाया 90 डिग्री 360 डिग्री, ये आइडेंटिकल ही दिखा। कैसे भी इसको घुमा रहे। अब ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके एंगल कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? तो एंगल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन, आप ये कह सकते हो जितनी बार भी वो रोटेशन उसका हो रहा है उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें तो भाई 360 में 4 का भाग देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? 90 डिग्री पे इसका रोटेशन सेम नजर आएगा। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री पे सेम दिखेगा, उसके बाद अगले 90 डिग्री पे मतलब 180 डिग्री, उसके बाद और अगला 90 डिग्री 270 डिग्री, उसके बाद और अगला 90 डिग्री 360 डिग्री। ये जो 360 डिग्री है ये क्या कहलाता है? फुल टर्न कहलाता है, पूरा घुमा दिया हमने। और 360 डिग्री पे तो कैसा भी फिगर होगा वो तो वैसे का वैसे ही दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई भी कैसी भी आकृति हो, आप इसको पूरा 360 डिग्री घुमा दो, वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी। अब ये पेन है, ये ऐसा है, इसको 90 पे घुमाए, आपको देखो इसका नीचे का ऐसा हिस्सा है पेन वाला और ये ऊपर का ऐसा, तो 90, 180, 270, फिर दिखने लगा। 360 पे घूमने के बाद तो वैसा का वैसा दिखना ही है। और ये होता है, इसे बोलते हैं हाफ टर्न। इसे क्या बोलते हैं? 180 डिग्री को हाफ टर्न कहते हैं, 360 डिग्री को फुल टर्न कहते हैं। एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। अब आपके सामने क्या है? ये रहे सवाल, आगे बढ़ते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लीनियर सिमेट्री बट नो। अब देखो इसमें भी गलती है। यहां भी जो जिसने भी सवाल को बनाया उसको ये बात समझनी चाहिए कि रोटेशन सिमेट्री कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रोटेशन सिमेट्री को हम जीरो कर दें। लाइन ऑफ सिमेट्री को हम जीरो कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर सिमेट्री है वो नहीं होगी, लेकिन रोटेशन सिमेट्री तो हमको पता है। किसी भी फिगर को अगर हमने पूरा का पूरा घुमा दिया, अगर किसी भी फिगर को हमने पूरा का पूरा घुमा दिया तो क्या होगा भाई? वो वैसी की वैसी दिखेगी। तो 1 होना चाहिए, 1 रोटेशनल सिमेट्री। कम से कम एक तो होगी होगी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता। बढ़े आगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें कितनी होती हैं? रेक्टेंगल में कितनी होती हैं? काइट में कितनी होती है? रोम्बस में कितनी होती है? जैसा हमने अभी देखा कि अगर मैं बात करूं स्केलन ट्राइंगल की रोटेशन सिमेट्री क्या होगी? यहां लाइन और रोटेशन। अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री की बात करूं तो सिमेट्री लाइन इसकी 0 है,
लेकिन रोटेशन एक होगा, क्योंकि 360 डिग्री पे वैसी की वैसा दिखेगा। अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करूं, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री एक है और रोटेशन सिमेट्री भी एक है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री तीन है और रोटेशन सिमेट्री भी तीन है। डन है भाई। अब आपसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लीनियर सिमेट्री बट वन रोटेशन सिमेट्री। उसकी लीनियर सिमेट्री तो है, बट उसकी केवल एक ही रोटेशन सिमेट्री है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी रोटेशन सिमेट्री हो गई, तीन। रेक्टेंगल की रोटेशन सिमेट्री कितनी हो गई, दो। रोम्बस की रोटेशन सिमेट्री कितनी हो गई, दो। काइट की कितनी हो जाएगी, एक। इस सवाल का उत्तर क्या है, ये 1। क्लियर है भाई, डन है भाई। बताओ क्या बात समझ में आ रही है, कहीं कोई दिक्कत है? चलो मैं लिखा भी देता हूं, लिख लो। अगर हम स्क्वायर की बात करें, फटाफट लिख लो भाई, स्क्वायर, वर्ग, या मैं लाइन और रोटेशन। रोटेशन, अगर लाइन सिमेट्री चार है तो रोटेशन भी चार है। रेक्टेंगल की बात करें, पेपर में सवाल आ गया तो कर आना भाई, यहाँ भी दो होती हैं, यहाँ भी दो होती हैं। रोम्बस, रोम्बस में सिमेट्री लाइन भी दो होती हैं और रोटेशन सिमेट्री भी दो होती हैं। ठीक है। और एंगल फाइंड करने का मैं फॉर्मूला बता चुका हूं। अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो 360 डिग्री, और आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन, कि कितनी बार रोटेट हो रहा है। डन है। पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम। इसमें यहाँ जीरो होती है और यहाँ कितनी होती है, दो होती है, रोटेशन सिमेट्री। ट्रपेजियम, यहाँ जीरो होती है, यहाँ एक होती है। काइट, यहाँ एक होती है और यहाँ एक होती है। तो हमें एक बात ये पता चल गई कि रोटेशन सिमेट्री किसी की भी जीरो नहीं हो सकती, है ना। रोटेशन सिमेट्री किसी की भी जीरो नहीं हो सकती। आप जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि फुल टर्न पे तो कोई भी कोई चीज दिखेगी ही दिखेगी। डन है भाई, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथ्स। ये आपका पेपर वन का सवाल है। देखो, पेपर वन में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथ्स डिपिक्ट रोटेशन सिमेट्री। शब्द मैथ के अक्षरों में से अक्षर कौन से अक्षर हैं जो युग्म घुड़मर सम्मति प्रदर्शित करता है। अब आपके सामने क्या है, देखो ये लिखा हुआ है मैथ्स। अगर इसे घुमाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा और उसके बाद ऐसा हो जाएगा। इसको करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा और फिर जाके ये ऐसा होगा। क्लियर है, इसी तरीके से घूमता रहेगा। आ रही है बात समझ में, डन है। तो बताओ कौन सा आपको नजर आ रहा है। एम को देखोगे तो एम को अगर ऐसे घुमाया तो ये ऐसा हो जाएगा, फुल टर्न घुमाओगे तो ये डब्लू दिखेगा। ये हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। इसको अपन बोलते हैं हाफ टर्न, ये बोलते हैं फुल टर्न। ए को करेंगे तो ए ऐसा दिखेगा, फिर करेंगे तो ऐसा दिखेगा। आप समझ पा रहे हो ना इसको। टी को करेंगे तो टी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, फिर करोगे तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे किसका नजर आ रहा है बताओ। आप बोलोगे सर एच और एस। किसकी रोटेशन सिमेट्री नजर आ रही है बताओ। आप बोलोगे सर एच और एस की ही नजर आ रही है। डन है, ठीक है। चलो डी। आइए, विच ऑफ द what is the total number of line of symmetry and rotation symmetry of a rectangle which cannot be square। ऐसा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लाइन होती हैं दो और रोटेशन भी दो, तो टोटल कितनी हो गई, रोटेशन और लाइन को मिला के चार हो गए। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल ऑफ रोटेशन बताइए। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया
फॉर्मूला क्या था, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे नंबर ऑफ रोटेशन। नंबर ऑफ रोटेशन है 30, तो इसका मतलब 120 डिग्री। तो कौन सा सवाल का आंसर आ गया, ये आ गया, सी ऑप्शन आ गया आपका। सी ऑप्शन आपका सही है। 120 डिग्री पर ये रोटेशन सिमेट्री मतलब आइडेंटिकल नजर आएगी। 120, फिर अगले 120 मतलब 240, फिर उसका अगला 120, 360 डिग्री। ये किसका हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हो गया। डन है भाई। अगला सवाल ये रहा, प्रेरणा गिव्स हाफ टन। हाफ टन का मतलब होता है, अगर हाफ अ टन लिखा हो उसका मतलब 180 डिग्री, बस याद रखिए। टू ईच ऑफ द डिजिट 0 to 9 सिलेक्ट विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। प्रेरणा ने 0 से 9 तक के प्रत्येक अंक को आधा घुमाया, उन अंकों को चुनिए जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। आपके सामने ये रहे, आपके वो अंक कौन से हैं, 0 और 8। सी ऑप्शन आपका सही है, 0 और 8 जो पहले जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपसे बोला जाए जैसे 6 है, 6 को करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर करोगे तो ये 9 दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। 90 डिग्री घुमा रहे हैं इसको, ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया। डन। तो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। अगला सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल रीड एग्जैक्टली द सेम ऑफ हाफ टर्न। ये दोनों ही सवाल पेपर 1 के थे, इससे पिछला भी और ये भी। तो इसका मतलब 180 डिग्री पे घुमाने पे एज इट इज कौन सा नजर आएगा। अभी हमें पता है सर, एम का डब्ल्यू हो जाता है, एस तो एस नजर आता है, और आई आई नजर आता है। ये होगा बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। अगला सवाल ये रहा, देखिए, दी गई निम्नलिखित आकृतियों में से वह आकृति जो आधा घुमाने पर भी बिल्कुल पहले जैसी ही दिखाई देंगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। बताओ। हाफ टर्न का मतलब है 180 डिग्री पर घुमाने पर पहले जैसी दिखाई देंगी। आपको पता है सर, स्क्वायर दिखाई देगा, रेक्टेंगल दिखाई देगा, पैरेललोग्राम दिखाई देगा, क्या एक जैसा दिखाई नहीं देगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल 180 डिग्री पे नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहां पर क्या है, रेक्टेंगल की नंबर ऑफ रोटेशन होते हैं 2, इसके भी होते हैं 2, और इसके होते हैं 4। तो इसका क्या होता है, 90, 180, 270, 360। इसको अगर 360 से काटोगे तो 180 और 360, 180 और 360। कौन सा नहीं है, ये नहीं है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल शेप्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी ऑप्शन इसका सही है। अब ये मान लो 1 नंबर का सवाल आपके पेपर में आ जाए और आप जाके इसको गलत कराओ, इतने आसान सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 डिजिट नंबर लुक्स द सेम ऑन हाफ टर्न। कौन सा है जो वैसे का वैसा ही नजर आएगा। आपने बोला सर 808, देख के ही पता चल रहा है। डन है। चलिए, एक टीचर ने पूछा, अब ये देखो सवाल। अ टीचर गेव 3 फिगर्स टू क्लास 5th स्टूडेंट। उसने 5वीं क्लास के बच्चे को 3 फिगर दिए। एक फिगर था सर्कल, एक था स्क्वायर और एक था ट्राइंगल। शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज दे दी। ठीक है। और उसने पूछा, इनमें से कितनी आकृतियां आधा घूर्णन के बाद समान रहेंगी। बताओ ऐसी कितनी आकृतियां हैं जिसको आधा घुमाएं तो वो समान रहेंगी। तो बताओ। वह अपने विद्यार्थी को निम्न के बारे में अध्ययन कराना चाह रही है। किस बारे में चाह रही है, आपके सामने ये चारों ऑप्शन है। रोटेशन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, कंपैरिजन ऑफ एंगल, कंपैरिजन ऑफ एरिया। क्या बताना चाह रही है वो, क्षेत्रफलों की तुलना बताना सिखा रही है, कोणों की तुलना, सममिति रेखा या घूर्णन सममिति। हमें पता चल रहा है सर, पहली बात है वो रोटेशन के बारे में उसको बता रही है कि अगर किसी आकृति को घुमाया जाए तो क्या वो वैसी की वैसी नजर आएगी। तो टीचर उसको ये सिखा रही है, रोटेशन सिमेट्री। डन है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपका सवाल है, मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मीन मोड मीडियन आपके पेपर में एक सवाल, स्वयं ब्रह्मा जी भी धरती पे आ जाएं तो भी नहीं रोक सकते, आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब एक सवाल किसका आ गया, रोटेशन सिमेट्री और सिमेट्री लाइन का। एक सवाल किसका आ गया, आयलर फॉर्मूला का। और एक सवाल किसका आएगा, मीन मोड मीडियन का। 3 सवाल तो तुम्हारे यहीं से बन रहे हैं।
ठीक है, देखो इसको, अगर हम बात करें व्हाट इज द मीन ऑफ रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, आपको क्या करना है, रेंज, मोड और मीडियन, इन तीनों का मीन निकालना है निम्न आंकड़ों के लिए परिसर, बहुलक, माध्यक का माध्य क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सर ये मीन क्या है। मीन का मतलब होता है, अगर हम बोलें, मीन का मतलब है हिंदी में माध्य, और इसको अपन बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ डेटा, जो आपको दे रखा है डेटा ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ डेटा। हम इसको कह सकते हैं जो भी हमको डेटा दे रखा है, जो भी हमें आंकड़े दे रखे हैं, तो आपको बोल सकते हैं आंकड़ों का योग या प्रेक्षणों का योग, कुछ भी आपको दिया जाए, बटे में आंकड़ों की संख्या, कि भाई कितने आंकड़े दे रखे हैं। यही क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं माध्य। यही इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसको निकालते हैं। मीन का मतलब क्या है, एवरेज भी होता है। अगर हम बात करें इस सवाल की, तो हमें क्या निकालना है, परिसर निकालना है। तो रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज निकाला जाता है, सबसे बड़ा जो डेटा आपको दे रखा है उसमें से छोटा डेटा माइनस कर लीजिए, वही उसका रेंज होगी आंकड़े की। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करिए, इसी तरीके से अपन परिसर निकालते हैं। मीडियन का मतलब क्या होता है, माध्यक के नाम से ही पता चल रहा है, मिडिल नंबर। मिडिल नंबर, मीडियन क्या है, माध्यक है, और जिसको अपन कहते हैं मिडिल नंबर। बीच का नंबर हमें निकालना होगा, लेकिन बीच का नंबर अब कब निकाल सकते हैं, जब इसको एक किस में रखें, एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा, बिना ऑर्डर के हम नहीं निकाल सकते। मोड क्या होता है, मोड होता है कितनी बार कोई नंबर आया है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितनी बार कोई नंबर, एक बार, दो बार, तीन बार, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आंकड़े में होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। अब आते हैं इस सवाल पे। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको एक ऑर्डर में रखिए, क्योंकि मुझे इसका मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए इसको प्रॉपर एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा। या तो इसे घटते क्रम में लिख दो, या इसको बढ़ते क्रम में रख दो, जिसमें भी रखना चाहो वैसे रखो। अगर हम इसको बढ़ते क्रम में रख दें तो सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, 3, तो यहां रख दिया 3। उसके बाद कौन सा नजर आ रहा है, 4, 3 बार नजर आ रहा है, 3 आ गया, 2 बार नजर, 3 है 2 बार, तो 2 बार 3 लिखा, 3 बार 4 लिखा। उसके बाद देखो 5, एक बार, एक बार 5 है, 6 है, 6 हो गया, 7 कहीं नजर आ रहा है नहीं, 8 है, 8 कितनी बार है, एक बार। उसके बाद 9, एक बार, 2 बार, तो 8, 9, 9। 9 के बाद कौन सा नजर आ रहा है, 10, 10 के बाद कौन सा नजर आ रहा है, 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, 10, 11, 15, 19। ठीक है भाई, ये हमने कर दिया। अब हमको देखना है ये डेटा है कितना। अगर मैं बोलूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, टोटल 15 है। तो अगर मुझे मिडिल नंबर निकालना है तो 7 नंबर इधर से देख लूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नंबर मैंने इधर से छोड़ दिए, 7 नंबर ये छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं कितने ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा 2 भी तो है, आगे 2 आएगा, ठीक है। 2 तो हम देखना ही भूल गए, 3 के आगे 2 है, चलो ओके, अब ठीक है, ये हो गया 6। अगर मुझे देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब 7 इधर से छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इधर से छोड़ दिए, बीच में क्या बच गया, 6। तो मीडियन निकल के क्या आ गया, 6, मीडियन 6 आ गया। अगर मुझे मोड निकालना होगा तो मुझे एक बात बताओ, मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आया है, 4 आया है, तो मोड हो गया 4। और रेंज क्या होगी, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, 19 में से 2 चले गए, रेंज आ गई आपकी 17। तो 6 और 4 10 और 7 27। मीन निकालने के लिए क्या किया हमने, इन तीनों को जोड़ दिया, 6 + 4 + 17, और हैं कितने, 3 है तो 3 से भाग दे दिया,
27/3 आंसर आ गया 9। डी ऑप्शन आपका सही है। तो एक सवाल आपके पेपर में 100% आएगा, 100% गारंटी के साथ आने वाला है, और एग्जाम में ये पूछा भी जाना है। बिल्कुल इस सवाल को करिएगा और अच्छे से कर लीजिए। लो भाई, प्रोबेबिलिटी का एक सवाल है। प्रोबेबिलिटी, किसी थैली में 3 सफेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से या दृश्य एक थैली निकाली जाती है। थैली, एक गेंद निकाली जाती है। निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है? हमको प्रोबेबिलिटी यहां पे पूछी जानी है। प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आ सकता है, ठीक है, एक सवाल आपका प्रोबेबिलिटी से एग्जाम में आ सकता है। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट, 2 ब्लू, 5 रेड। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम जो हम निकाल रहे हैं, जो हम फाइंड, और टोटल आउटकम, टोटल उसके आउटकम क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम क्या है? 2, 5 और 3, कुल मिला के कितने हो गए? 10। टोटल गेंदें 10 हैं। आपसे कहा लाल नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब नीली और सफेद होनी चाहिए, तो 5। 1/2 इसकी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। सी नंबर इसका सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है। आइए सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, मीडियन और रेंज? वही वाली बात है, मोड, मीडियन और रेंज निकालना है इस डेटा का जो हमें दिया गया। दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या है? हमें ये डेटा दे रखा है। इस डेटा में सबसे छोटा डेटा देखो, सबसे पहले क्या है? 7 है, तो हमने लिखा 7। 7 के बाद कौन सा दिख रहा है? 8। 8 कितनी बार है? एक बार है ना, 8। फिर 8 के बाद कौन सा दिख रहा है? 9। 9 भी एक बार लिखा है। 9 के बाद देखो 10 कितना है? 10 एक बार है। 11 2 बार है। 10 एक बार, 11 2 बार। 10 एक बार है, 11 2 बार है। 11 के बाद 12 नजर आ रहा है? नहीं। 13 आ गया, 14 आ गया, 14 के बाद 15 आ गया, 16 आ गया। तो 13, 14, 15, 16 और फिर दिखा 17 और 23। अब हमने क्या ये सही आंकड़े लिखे हैं कि नहीं? तो बस इन्हें गिन लिया करो। 2 4 6 8 10 12। 2 4 6 8 10 12, सही है। अगर ये 12 है तो इसका मतलब क्या करेंगे? 5 इधर से छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, 5 हमने इधर से छोड़ दिए। 1 2 3 4 5, 5 इधर से छोड़ दिए। 11 और 13 का मिडिल नंबर निकालना है, जो कि कितना होगा? 12 होगा। तो मीडियन निकल के आ गया इस सवाल का 12। मीडियन कितना है? 12। मीडियन कितना है भाई? 12 आ गया। अगर हम मोड देखेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 11 आ गया। और रेंज अगर देखेंगे तो 23 में से 7 चले गए, ये आपकी रेंज आ गई, जो कि आ जाएगा 16। हमें इन तीनों का मीन निकालना है, तो बस तीनों को जोड़ दीजिए। 12 + 11 + 16/3। 6 और 1 7 और 2 9। 39/3 आंसर आ गया 13। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब ये सवाल अगस्त 2023 में पूछा गया, इस तरह का सवाल। अगस्त 2023, अभी पेपर 2, रिसेंटली आपका पिछला पेपर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। आज की क्लास से आपके 3 सवाल पेपर 2 में बनने ही बनने हैं, आप ये मान के चलिए। ये सवाल बिल्कुल फिर वैसा ही है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, मोड और रेंज? ये सवाल आप खुद करेंगे। 39 नंबर का सवाल है। अगले सवाल पे चलते हैं। यहां हम इसको समाप्त करेंगे, यहां इसको समाप्त कर देंगे। देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता, ये आपका अगस्त 2023 का सवाल है। जस्ट अभी पेपर 2 में पूछा गया प्रश्न है। देखो इसको, यहां पे लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ये आपको प्राप्तांक यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंग्लिश में मिले हैं उसको 72। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। 72 नंबर, 84 नंबर, 96, 80 और 68। ठीक है भाई, ये है एसएसटी, ये है साइंस, ये है मैथ्स, ये है हिंदी और ये है इंग्लिश।
आपको बोला गया इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डेटा देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुनीता इन मैथमेटिक्स। यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है, देखिए ये होता है आपका एक सर्कल, और इसी सर्कल में हम जिस तरीके से इसको तोड़ रहे हैं ये क्या कहलाता है, इसका पाई चार्ट कहलाता है। तो इसमें कहा गया है कि यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाला त्रिज्य खंड, मतलब ये सेक्टर जो है, ये जो एक सेक्टर होगा उसका कोण क्या होगा, मतलब मान लीजिए ये सेक्टर है तो इसका ये कोण कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहां पे आपको ये समझना है कि अगर हम यहां प्रतिशत रख रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि इसको मान लो प्रतिशत से डिनोट किया, ये कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड प्रतिशत, तो आप कहते हो सर 100% जो होगा वो इसके एंगल के बराबर होगा, जो कि कंप्लीट एंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो डेटा हम इसमें पुट कर रहे हैं वो जो टोटल डेटा होगा वो बराबर किसके होगा 360 डिग्री के, है कि नहीं। तो अगर हम इसको पूरे को ऐड कर लें, जैसे देखो 6 और 4 10, 8 और 2 20 की 0, हासिल आई 2, हासिल कितनी आ गई 2, और इसको आप जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया 22 और 2 9 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 8 हो गया आपका 33 और 6 390, यही हो रहा है 390 हो रहा है 400 हो रहा है टोटल। 9 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 9 कितना हो गया, हाँ ठीक है 400 हो गया टोटल। 400 आपका टोटल आ गया। आप बोलोगे इसका मतलब ये जो 400 है वो बराबर किसके 360 डिग्री के, 400 बराबर 360 के, तो एक बराबर किसके 360 डिग्री बटे 400। और आपका बोला गया है कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसका एंगल बताना है, 96 का एंगल बताना है। तो बस बेटा 96 का मल्टीप्लाई कर दो, यही आपके सवाल का उत्तर है। बताओ भाई कितना आ रहा है, आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है इसका, ये आ जाएगा 86.4। ठीक है, चलो भाई इस क्लास को यहीं सम अप करते हैं। आपको अगर लाइक मतलब क्लास अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी करिए, है ना। अगली क्लास हम मैराथन रखते हैं, पेपर 2 की अलग और पेपर 1 की अलग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए, बहुत बहुत पढ़ना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और आपको 3 टॉपिक को पढ़ना है। अगर कोई बच्चा पेपर 2 आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 में ये 3 टॉपिक आप ज़रूर पढ़ेंगे, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। इन 3 टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें। आप मेरी बात को याद रखेंगे, जब एग्ज़ाम दे के आएंगे यहाँ से लगभग आपको 12 से 13 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 12-13 प्रश्न या 14 प्रश्न भी हो सकते हैं। ये 3 टॉपिक आपके लगभग लगभग 70%, तो पूरा पेपर जो 20 सवाल आ रहे हैं उस 20 सवाल में से लगभग 13-14 सवाल तो इन्हीं 3 टॉपिक से आ जाएगा। तो कृपया करके इनको ज़रूर पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए। सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो ये सवाल हैं, ये तुम कर लेना, मैं शीट में दे दूंगा तुमको, इन सवालों को तुम देख लेना, या करा दूं बताओ, मैं इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा इस शीट को, मैथ्स विद उदय सर, ठीक है, मैथ्स स्पेस विथ मैथ्स विद उदय सर, ठीक है। यहाँ से उस शीट को ले लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। इसमें मैं कुछ ऐड कर दूंगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी इसमें ऐड करके और ये तुमको मैं दे दूंगा, तो कृपया करके इसको फिर तुम डाउनलोड कर लेना यहाँ से और इसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 3 से 4 सवाल आपके इस पूरे आज की जो शीट है ना 50 सवाल, यहाँ से 3-4 सवाल बनेंगे। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।